Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. इस वक्त हमारे साथ हैं मिस्टर विनोद राय और मिस्टर राय सीईओ चीफ बीसीसीआई 2017 में ऑफिस जो है इन्होंने का चार्ज लिया था। इस वक्त ये किताब मेरे हाथ में है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ये किताब मिस्टर राय की जो इनिंग थी बीसीसीआई के साथ उसके बारे में है। काफ़ी कुछ बातचीत है इस किताब के बारे में और हम खुद जानेंगे राय सर से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए। और मैं जानना चाहता सर कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, यही टाइटल क्यों? ये टाइटल मैंने इसलिए रखा क्योंकि नाइट वॉचमैन का महत्व तो आप लोग जानते हैं। नाइट वॉचमैन जो लास्ट 2-3 ओवर हो जाता है और कोई रेगुलर बैट्समैन आउट हो जाता है तो नॉन रेगुलर बैट्समैन को भेजा जाता है जस्ट टू प्ले ओवर। तो जब हम लोगों को, मेरे को खबर दी गई, मीडिया ने ही खबर दिया मेरे को कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि मैं सीओए में रहूँगा, तो मेरे से पूछा गया कि आप अपना रोल क्या देखते हैं। तो मैंने यही समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, 6-8 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उस समय मेरे को लगा कि नाइट वॉचमैन का रोल हम लोग प्ले करेंगे और अक्टूबर 2017 या दिसंबर 2017 तक हमारा रोल हो जाएगा। लेकिन नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, क्योंकि 2 साल और हम लोग को वहाँ बीसीसीआई में रहना पड़ा। करीब करीब 3 साल, क्योंकि 2017 में आपने ऑफिस ज्वाइन किया था और हम लोगों ने तो सर बहुत क्लोजली आपको फॉलो किया। और मुझे तो एक इंस्टेंस याद है जब आप होटल में आ रहे थे मीटिंग के लिए और मैं सामने ही खड़ा था, आई थिंक 9:30 इन द मॉर्निंग। और चूंकि बहुत एनकाउंटर्स हो चुके थे हम लोगों के आमने सामने, तो यू सेड आपके पास कोई जॉब नहीं है। मैंने कहा सर मेरी यही जॉब है। बट जोक्स अपार्ट, सर 2017 से लेके 3 साल का सफ़र बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जो है वो भार संभालना, और बहुत सारे ऐसे मौके आए जब कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार ये ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आपकी जर्नी कैसी रही सर? देखिए, ऐसा है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को प्रिविलेज दिया मैनेज करने को, लेकिन क्रिकेट में शुरू दिन से फॉलो किया हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था जब स्कूल में थे हम लोग, और उसके बाद क्रिकेट फॉलो करते आया। आपकी शायद पैदाइश नहीं हुई, पॉली उम्रिगर और विजय मंजरेकर के ज़माने से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बीसीसीआई में आने में अच्छा लगा और मैंने सोचा कि हम लोग को एक मौका मिलेगा कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग में कुछ सुधार ले आएंगे। और सबसे बड़ी मेरी चाह ये थी कि जो क्रिकेटर है, जिसके वजह से बीसीसीआई रिचेस्ट बॉडी है आजकल दुनिया में, उस क्रिकेटर को वो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जो शायद मेरे जहन में तो नहीं दिया जा रहा था। तो उसको प्लेयर सेंट्रिक लाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया उसको लाने का। बिल्कुल। और सर इस किताब में आपने सर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं, बट टू सम अप आपने लिखा है विराट कोहली के बारे में, आपने लिखा है अनिल कुंबले के बारे में, आपने ये भी मेंशन किया है कि जो यंग प्लेयर्स थे वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं थे। ओवरऑल सर सिचुएशन क्या थी? क्या आपकी बात हुई थी विराट से? क्या आपकी बात हुई थी अनिल कुंबले से? उन्होंने आपको कुछ बताया उसके बारे में? देखिए, मेरी बात इस मसले पे तो अनिल कुंबले से नहीं हुई, विराट कोहली से ज़रूर बात हुई थी। क्योंकि हम लोग को बताया गया कि ड्रेसिंग रूम में कुछ ओपिनियन की फ़र्क है, कुछ लोगों में कुछ बातों पे मतभेद है। तब मैंने विराट कोहली जो कप्तान थे उनसे मैंने बात किया। उन्होंने ये बताया कि जूनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा इंटिमिडेशन फील करते हैं कि शायद उनके ऊपर डिसिप्लिन बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से लगाई जा रही है। अब 22-23 साल का कोई प्लेयर हो और उसको अगर आप डिसिप्लिन के दायरे में लाने की कोशिश करें, शायद थोड़ा रेजिस्टेंस महसूस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन यही हमारे सामने मसला बाहर आया। और उसके बाद हम लोगों की राय ये थी कि अगर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या वीवीएस लक्ष्मण टाइप मैच्योर और लीजेंडरी क्रिकेटर्स टीम से या कोच से बात करें तो वो लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने किताब में लिखा है कि मैंने सचिन को रिक्वेस्ट किया कि आप बात करके क्योंकि देखिए, अगर एक फॉर्मर बहुत ही सीनियर एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर जो
लेजेंडरी क्रिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर जूनियर से बात करे तो वो उसमें मायने रखता है कोई बात, वो जूनियर क्रिकेटर उनकी बात मानने को तैयार भी रहेगा। लेकिन अगर हमारे जैसा लोग जो बाहरी है वो बात करेगा तो जूनियर क्रिकेटर क्यों बात, उसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये चीफ क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सर, जब आपने ऑफिस का चार्ज लिया उस वक्त सब कुछ बदल चुका था एक्चुअली बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए, लेकिन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा एक एक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, जो प्रॉब्लम्स थी खासतौर से आईसीसी के अंदर में रेवेन्यू मॉडल, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद आईपीएल को कराना, ये जो सारी चीज़ें थी इनिशियली, उसको आपने कैसे हैंडल? देखिए ये पहले 3 महीने में चैलेंज ज़रूर था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने 30 जनवरी को चार्ज लिया और 2 फरवरी से आईसीसी की मीटिंग शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों को परमिशन लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से हमारे मेंबर विक्रम लिमये को आईसीसी मीटिंग में भेजने के लिए। और विक्रम ने बहुत अच्छी तरह उसको संभाला, मामले को संभाला, उनको एक्सप्लेन किया रेवेन्यू मॉडल क्या है, और क्योंकि विक्रम वो ग्राउंड वर्क कर पाए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा डील मिला आईसीसी से। दूसरी बात ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक ओपिनियन उभर के आ गया था, क्योंकि पुलवामा अटैक हो गया था, कि पाकिस्तान के साथ हम लोग को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ हम लोग हर एक टूर्नामेंट में नहीं खेलें तो पाकिस्तान को तो कोई हानि नहीं पहुंचने की, हम ही लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो उसका मतलब किसी भी इंटरनेशनल गेम में इंडिया ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा। और इंडियन टीम बेस्ट टीम है आजकल वर्ल्ड में, तो इसलिए हम लोगों की राय थी कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको जवाब देंगी, हम लोगों को पाकिस्तान की टीम के साथ खेलना चाहिए और खेल के मैदान में उनको शिकस्त देनी चाहिए, और ये हम लोग दे पाते तो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उन्होंने वो किया। और खैर आईपीएल कंडक्ट करना थोड़ा हम लोग के चैलेंज इसलिए था क्योंकि हम लोग आईपीएल से पहले वाकिफ़ नहीं थे, और कुछ रूमर्स आ गए कि शायद कुछ स्टेट टीम्स अपने स्टेडियम ऑफ़र नहीं करें आईपीएल के लिए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत स्मूथ हो गया उस साल का आईपीएल। बिल्कुल। और सर, अभी आपने पुलवामा अटैक के बारे में जिक्र भी किया है और इस किताब में भी उसका जिक्र है, और उसमें ये भी है कि बीसीसीआई ने एक लेटर भी इशू किया था आईसीसी को कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, उनके साथ हमारा कोई क्रिकेटिंग रिलेशन नहीं हो। क्या थॉट प्रोसेस था सर? देखिए, थॉट प्रोसेस ये है कि अगर किसी देश से इंसर्जेंसी या टेररिज्म निकल रहा है तो ना कि हम लोग उनके साथ गेम खेलना बंद करें, ज़्यादा अच्छा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उस स्टेट को शन करे। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई देखिए, कोई भी कंट्री पाकिस्तान जाके मैच खेलने को तैयार नहीं है, तो टाइम ये आ गया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टेररिज्म सारे देश में, सारे दुनिया में फैल रहा है वहाँ से। इस सोच के साथ हम लोगों ने वो चिट्ठी लिखी थी। लेकिन सर, एक चीज़ और भी है ना कि जब हम कोई आईसीसी इवेंट खेल रहे होते हैं, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल है कि हमें उनके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना ही है, बिकॉज इट्स आईसीसी इवेंट। लेकिन जब बात आती है बायलैटरल सीरीज़ की, वहाँ पर हमारे पास ये चांस होता है कि हम या तो हाँ कहें या तो ना कहें। आप इसको कैसे देखते? क्या आपके टाइम पे भी कोई ऐसा प्रपोजल था उधर से? देखिए, हमारे टाइम पे प्रपोजल नहीं था, हमारे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में कि बायलैटरल सीरीज़ वो लोग खेलेंगे, दोनों टीम्स खेलेंगी, और वो 2014 में लेकिन गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिला और खेल हो नहीं पाया, और क्योंकि खेल नहीं हो पाया पीसीबी को शायद कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके वजह से उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक कंप्लेंट हमारे खिलाफ दी थी। तो हमारे सामने वो इशू आए नहीं। हाँ, जब उन्होंने कंप्लेंट दिया, आर्बिट्रेशन में बात गई, तो हम लोगों ने इंडिया का केस डिफेंड किया और इंडिया उसमें उसको केस को जीत गया। सर, आगे बढ़ते हैं, आखिरी कुछ सवाल। और आपने इस किताब में विराट के बारे में बात की, अनिल कुंबले के बारे में बात की है, लेकिन सर क्या ये कहना सही होगा कि इन दोनों ही खिलाड़ियों में कोई डायरेक्ट रिफ्ट था? बहुत गलत बात है। कोई कभी मौका उठा ही नहीं कि इन दोनों में डायरेक्ट कभी रिफ्ट हुआ, हम लोगों के सामने नहीं आया, और किसी ने कभी भी हम लोगों को बताया भी नहीं कि ऐसा हुआ हो। देखिए, कैप्टन अपनी जगह होता है, कोच अपनी जगह है। कोच हमेशा थोड़ा सीनियर फॉर्मर प्लेयर होता है, तो ओपिनियन का डिफरेंस या एक ओपिनियन पे या ग्राउंड पे कोई मतभेद हो सकता है,
लेकिन आपस में कोई ऐसा मतभेद हो एक दूसरे से, ये बात बहुत गलत है, ये गलत स्पेक्यूलेशन है। बिल्कुल। और अगर सर बात की जाए अनिल कुंबले की कॉन्ट्रैक्ट की, तो हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज नहीं था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंशन उनको मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता था सर कि उनको एक नया मौका दिया जाए, वो फिर से अप्लाई करें और रिकन्सिडर किया जाए उनको। देखिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन क्लॉज नहीं था, इसीलिए हम लोग ऑटोमेटिक उनको एक्सटेंशन नहीं दे पाए। हम लोग की राय थी देने की, लेकिन क्योंकि उनको अपॉइंट करने में एक प्रोसेस फॉलो किया था बीसीसीआई ने, हम लोगों ने भी वही प्रोसेस फॉलो किया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। और उसमें हम लोगों ने रखा कि अनिल कुंबले साहब अगर विलिंग हैं तो उनको बिना अप्लाई किए ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाए, और वही हुआ भी। तो उस प्रोसेस में, लेकिन मैच्योर हैं, बहुत डिग्निफाइड हैं, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, तो उन्होंने ही अपना एक निर्णय लिया कि नहीं, अगर किसी को या टीम को हमारे रहने से कोई दिक्कत महसूस होती है तो मैं खुद ही बाहर निकल जाता हूँ। वो उनके लिए एक बहुत डिग्निफाइड डिसीजन था। सर बात यहाँ पे कोच की हो रही है, तो रवि शास्त्री के बारे में बात करते हैं। जब वो टीम के साथ जुड़े तो ये कप्तान की ख्वाहिश थी या फिर सीओए ने उन्हें सूटेबल पाया इस पोस्ट के लिए? दोनों में से कोई नहीं। सीएसी। दोनों में से कोई नहीं। स्पेकुलेशन तो बहुत हुआ है इस बात पे, लेकिन देखिए, कोच को सेलेक्ट कौन करता है? कोच को सेलेक्ट करता है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स कौन थे? सुनील तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे क्रिकेट के दिग्गज। क्या ये लोग विराट कोहली की ओपिनियन के सामने झुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने जो सिलेक्शन किया, सोच समझ के, जो उनके जहन में बात सही आई वो सिलेक्शन किया, और उसमें सीओए का कोई रोल नहीं था। सीओए ने उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, बस। बिल्कुल। और अगर सर बात की जाए विमेंस क्रिकेट की, उस वक्त भी एक कंप्लेंट आई थी, एक लेटर भी आया था, जो हमारे पास भी था, आपके पास तो ऑब्वियसली आया ही था। उस लेटर में काफ़ी कुछ लिखा गया था, और मिताली ने भी बताया था कि उनको टारगेट किया जा रहा है, कोच के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इस मामले को आपने कैसे काम किया सर? और टीम, चूँकि जब भी कुछ ऐसा होता है उसका फ़र्क आता है खिलाड़ी के ऊपर में, उसको आपने कैसे देखा? देखिए, जब ये वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, जब टीम बाहर कहीं पे थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, और मिताली एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं, 20-22 साल क्रिकेट खेली हैं, इंडिया की कप्तान रही हैं। सीनियर प्लेयर को एक दर्जा दिया जाता है, एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। और अगर मान लीजिए उनको नहीं खिलाना था, सही है, काफ़ी प्लेयर्स काफ़ी टाइम तक ऑफ कलर होते हैं, फॉर्म में नहीं होते हैं, तो नहीं खेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग का कहना केवल इतना था कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि उनको नहीं खेलना है, तो कोच, मैनेजर, कैप्टन, वाइस कैप्टन सब एक साथ बैठ कर आप एक निर्णय लीजिए। और मेरे को पक्का यकीन है कि अगर निर्णय होता कि भाई ये ऑफ फॉर्म है, मिताली अगर ऑफ फॉर्म, वो खुद ऑफर करती कि मैं नहीं खेलूँगी, मैं विड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन एक सीनियर प्लेयर को आप टॉस के पहले बता रहे हैं कि भाई आप टीम में नहीं है, वो जाती थी, और वो बात सही नहीं थी। जब सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, 4 लोग थे कमेटी के अंदर में, आप थे, डायना मैम थी, राम गोवा सर थे, विक्रम लिमाया सर थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2 जो मेंबर थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। पहले राम गोवा सर ने, फिर उसके कुछ दिन के बाद विक्रम लिमाया सर ने। आपके लिए कितना शॉकिंग था, क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो 2 इम्पॉर्टेंट आपके मेंबर्स थे कमेटी के, वो अब साथ में नहीं थे? देखिए, शॉकिंग तो नहीं था। विक्रम जब गए हैं तो वो अपने आप नहीं गए। हुआ क्या कि विक्रम को अपॉइंट किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ जी। और उस टाइम जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी थी सेबी ने कहा कि नहीं, फुल टाइम आपको स्टॉक एक्सचेंज में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीओए में रह जाएंगे तो आपका टाइम, आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा, और स्टॉक एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, कोई इश्यूज रही होंगी। तो सेबी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको फुल टाइम आना पड़ेगा। उस वजह से विक्रम को छोड़ना पड़ा। विक्रम को जाना हमारे लिए एक लॉस जरूर था कि विक्रम एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक फाइनेंस का वो स्ट्रक्चर हमको तैयार करके दिया भी उन्होंने बाद में। राम गुहा साहब जब गए तो
हमारे लिए एक सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। वो बहुत कुछ करना चाहते थे और हम लोग भी वो चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन 3-4 महीने में जो आपने खुद बताया कि हमारे लिए क्राइसिस सिचुएशन थी, आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना, आईपीएल कंडक्ट कराना, उससे हम लोग जूझे हुए थे। तो हम लोग सोच रहे थे 1 बाय 1 ये चीज़ें हम लोग टेकअप करेंगे और इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई और तरीका नहीं है हमारे लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर, चूँकि मैंने आप लोगों की मीटिंग बहुत क्लोजली जो है वो फॉलो की हैं, और स्टेट एसोसिएशंस को सर एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं था आपके लिए इलेक्शंस कराने के लिए, उसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, स्टेट एसोसिएशंस की अगर बात की जाए तो मेरा तो ये मानना है कि 90% स्टेट एसोसिएशंस बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और हम लोगों ने 1 बाय 1 उनसे बात किया। सब ये मानने को तैयार थे कि हाँ, रिफॉर्म की ज़रूरत है, लोधा कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने रखता है। हाँ, जो मैंने शुरू में आप 1-2 चीज़ें बताई कि हो सकता है कि मुंबई और गुजरात के जो एसोसिएशंस थे उनको 1 स्टेट 1 वोट थोड़ी उनके लिए ज़्यादती थी। वो बातें छोड़ के बाकी सब वो मानने को तैयार थे। लेकिन होता क्या है, अक्सर क्या होता है कि ग्रुप में जो लोग आ जाएं तो ग्रुप का जो डायनेमिक्स अलग हो जाता है, अकेले में कुछ और लोग कहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एसोसिएशंस जो हमने ज्वाइन कराए, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, जो कभी भी बीसीसीआई के पार्ट नहीं हुए थे, वो भी मेंबरशिप उनकी हो गई। अब ये बताइए, 2000 में उत्तराखंड क्रिएट हो गया, 2000 से लेकर 2018 तक उत्तराखंड यूपी की टीम में खेलता था। कोई वजह नहीं थी कि 18 साल आप उनको मेंबरशिप नहीं दें। और जब हम लोगों ने उनके सामने ये बात रखी तो वो उन्होंने कंसेंसस बिल्डअप किया, मेंबरशिप उनको मिल गई। तो स्टेट एसोसिएशंस को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे बात किया गया, 2-3 एसोसिएशंस मानने को नहीं थे आते, कोई बात नहीं, सबको 100% तो सबको पूरे टाइम कन्विंस नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। आखिरी के कुछ सवाल सर, और जब आज आप मुड़ के पीछे देखते हैं करंट जो रिजिम है बीसीसीआई का, और आपने अभी मेंशन भी किया था जस्टिस लोधा के रिकमेंडेशंस के बारे में, आपको लगता है कि वो रिकमेंडेशंस जो आप कंप्लाई कराना चाहते थे बीसीसीआई के अंदर में, वो फॉलो हो रहा है? देखिए, जो लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, हम लोगों ने 100% उनको फॉलो किया। आपने देखा होगा बीसीसीआई की वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंसी टोटली हम लोग लाए, हमारे सब मिनट्स वहाँ पे हैं। 25 लाख से जो भी खर्चा हम करते, ज़्यादा खर्चा करते थे, वो भी हम लोग उसका डिटेल दे देते थे अपने वेबसाइट पे। जो मेजर डिसीजन लेते थे वो भी हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल देते थे। तो हम लोगों ने तो 100% इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मैंने शायद आपसे गपशप करने में बताया था कि क्रिकेट तो मैंने फॉलो किया, क्योंकि हमेशा से मैं क्रिकेट फॉलो करता आया हूँ, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीसीआई के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। तो सच पूछिए तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि आजकल सीईओ कौन है बीसीसीआई में। तो इसीलिए अब मेरे को उनके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे फैक्चुअली हो क्या रहा है मेरे को कोई अंदाज़ नहीं। एक आखिरी सवाल सर, चलते चलते, जब आपको ये पता लगा, अगर मुझे सही से याद है आप शायद यूएस में थे, मैंने फ़ोन किया था आपको और बताया था कि सर सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बन गए हैं, मिस्टर जय शाह सेक्रेटरी, और अलग जो ऑफिशियल्स हैं अलग अलग पोजीशंस पे उनको जो है वो चार्ज मिल गया है। वो दिन जब आप ऑफिस लीव कर रहे थे एज अ चीफ ऑफ सीओए, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, जब इलेक्शन हुआ तब मैं वापस आ गया था, यहीं पे था। जिस दिन इलेक्शन हुआ तो हम ही लोगों ने एजीएम करवाई थी। हाँ, उससे पहले आई थिंक मैंने आपको फ़ोन किया था। आपने फ़ोन किया था, तब मैं सिंगापुर में था, आपसे बात हुई थी। देखिए, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि 5 फॉर्मर प्लेयर्स बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। 5 फॉर्मर प्लेयर्स कैसे? सौरव गांगुली थे, ब्रिजेश पटेल थे, शांता रंगस्वामी थी, अशोक मल्होत्रा थे और राहुल द्रविड़ थे। ये 5 फॉर्मर बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर्स बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे थे, मतलब क्योंकि इनको बहुत काफ़ी कुछ अंदाज़ होगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट को कैसे सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, और जब टीम ट्रैवल करती है तो उनको क्या सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, उसका बहुत अच्छा इनको अंदाज़
होगा। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि इतने सारे फॉर्मर प्लेयर्स क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। तो जब हम लोग छोड़ रहे थे, बहुत खुशी के माहौल में हम लोग छोड़ रहे थे कि एक तो लोधा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया था और दूसरे फॉर्मर क्रिकेटर्स वो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने जा रहे थे। तो बेसिकली जो टास्क सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था वो पूरा हो चुका था। हमारे टाइम एकदम 100% पूरा हो गया था, कोई उस बात में दो राय नहीं हो सकती है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।